हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में। ओके, बाकी आपके चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंटैक्स एरर्स के बारे में पढ़ा था, एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था और बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजिंग एक्सेप्शंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपने। तो ये आपका टॉपिक है आज का, रेजिंग एक्सेप्शंस। ओके, और लास्ट में हमने देखा था कि हमने लाइन पढ़ी थी कि अ प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शंस टू सूट वंस रिक्वायरमेंट। दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है, पहले हमने देखे थे कि कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा मिस्टेक रहता है या कोई भी एरर आता है तो उस तरीके का एक्सेप्शन थ्रो करता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर को पता होता है कि ये ऐसे करने से ऐसे एरर या ऐसे एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग भी बनाकर उसको रेज करवा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक लेके चलते हैं रेजिंग एक्सेप्शंस। ये क्या होते हैं? देखो, इतना हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो हर टाइम होता है कि यार कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है, यानी कि रेज कर देता है। ठीक है, जो एक्सेप्शन हैंडलर्स होते हैं उसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एरर आ रहा है तो वहाँ पे इस एक्सेप्शंस को रेज कर सके। ठीक है, और आगे इसका मतलब थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बता सके कि आपने ये ऐसे किया। ठीक है, तो ये बात होती है जब पाइथन इंटरप्रेटर खुद काम करता है, उसके पास एक एक्सेप्शन हैंडलर होता है जो उसको बताता है कि आप एक्सेप्शन को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे क्या बता रखा है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो भी प्रोग्राम के अंदर फोर्सफुली एक्सेप्शन को रेज करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? द रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो हमें दो कीवर्ड्स का बोल सकते हो, एक कीवर्ड का नाम है रेज, एक का नाम है असर्ट। ये दोनों कीवर्ड भी हैं। ठीक है, तो रेज और असर्ट दो कीवर्ड्स का यूज़ करके हम अपने अकॉर्डिंग जो भी एक्सेप्शंस थ्रो करवाना चाहे वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बताया कि वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। एक बार एक्सेप्शन रेज होगा उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी आपने उसी ब्लॉक के अंदर तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड जंपिंग टू द दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इट मीन्स एक्सेप्शन हैंडलर कोड विच इज रिटन टू हैंडल सच एक्सेप्शनल सिचुएशंस। ठीक है, इसने बताया कि जब एक एक्सेप्शन रेज होता है तो क्या करता है कि बेसिक सी बात है, एक एक्सेप्शन रेज हुआ, इसने बताया कि आपकी जो आगे की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो होगा वो इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट होने के बाद जो आपका इंटरप्रेटर होगा पाइथन का वो जंप करवा देगा जहाँ पे आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड लिखे होंगे, उसको वहाँ पे जंप करवाएगा ताकि जो एक्सेप्शन रेज हुआ है उसको लेके वो उस चीज़ को हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये होता है रेजिंग एक्सेप्शन। तो जैसे बताया कि रेज करवाने के लिए या फिर थ्रो करने के लिए एक्सेप्शन के लिए तो वहाँ पे हम दो कीवर्ड्स का या दो स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो पहली है द रेज स्टेटमेंट। अब रेज क्या होता है? द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो रेज स्टेटमेंट होगी वो क्या करेगा, इसका यूज़ क्यों करते हैं? एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए। उसको लिखने का सिंटैक्स ये रहेगा कि आपको पहले रेज कीवर्ड का यूज़ करना है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, वो भी स्मॉल लेटर में। उसके बाद एक्सेप्शन का नाम। ठीक है, जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगा या जो भी आपको एक्सेप्शन थ्रो करवाना है उसका जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे लिखना होगा। देन इसके बाद देखो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे, सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट तब लगते हैं जब वो वाला पार्ट ऑप्शनल हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ ऑप्शनल आर्गूमेंट, तो यहाँ पे जो उससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं तो सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, आपको यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर भी इसने क्या बताया कि अगर आपको लिखना भी है आपको पहले ब्रैकेट शुरू करने पड़ेंगे, फिर अपना यहाँ पे आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इसको बंद करना पड़ेगा और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल आर्गुमेंट के लिए होता है। ठीक है, थोड़ा सिंटैक्स को आगे पढ़ लेते हैं कि द आर्गुमेंट इज जनरली अ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे जो आर्गुमेंट आप लिखोगे वो किस टाइप का होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है,
या फिर स्ट्रिंग टाइप का जनरली होता है दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द एक्सेप्शन इज रेड, दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज्ड। ठीक है, तो आपका जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है जनरली, और ये तब भी डिस्प्ले होगा जब आपका एक्सेप्शन क्या होगा, रेज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप नीचे फिगर देखिए, इसने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखी है, तो फर्स्ट इसने लिखा रेज, फिर एक्सेप्शन का नाम एक्सेप्शन लिख दिया। ठीक है, और देखो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा के एक स्ट्रिंग वैल्यू या फिर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखे। डबल कोट्स तब लगते हैं जब आपको कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लिखना हो। ठीक है, तो इसने लिखा है कि उप्स एन एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड। ओके, यहाँ क्या कर रहा है कि जो प्रोग्रामर है वो फोर्सफुली ये एक्सेप्शन रेज करवा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये लिखकर एंटर प्रेस करेगा तो देखिए ये सेम वैसी विंडो आएगी जब कोई एक्सेप्शन रेज होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शन, जो कि यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम था, उसके बाद जो उसने आर्गुमेंट लिखा है, यानी कि इसने जो भी ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, वो इसने यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका रेज स्टेटमेंट। ओके, सो इसने आगे बताया कि द एरर डिटेक्टेड मे बी अ बिल्ट इन एक्सेप्शन और मे बी अ यूजर डिफाइंड वन। तो आपका जो एरर हो सकता है या तो बिल्ट इन एक्सेप्शन हो सकता है या फिर वो यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। So consider the example given in figure 1.1 that use the raise statement to raise a built-in exception called index error. चलो ये आगे फिगर की बात कर रहे हैं, वो देख लेंगे। तो हम सीधा बात करते हैं, प्रोग्राम की बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल आपने पहले देख लिया, ये दूसरा एग्जांपल देख लो आप। इसने क्या किया है, इसने एक वेरिएबल बनाया नंबर्स नाम से और आगे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। ठीक है, अगर आप वेरिएबल नाम लिखने के बाद इक्वल के बाद अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, ये बनाता है लिस्ट बनाता है। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है कि आप हेट्रोजीनियस यानी कि आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट बनाने के लिए हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सेम टाइप की वैल्यू ली है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने वेरिएबल लिया नंबर्स, यहाँ पे इसने लिस्ट बना के 4 वैल्यू को स्टोर कर दिया, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, और यहाँ लिखा लेंथ इक्वल टू 10, ये भी वेरिएबल ही है कि लेंथ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है। इसके बाद कंडीशन दी है, कंडीशन देने के लिए इफ़ कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, कंडीशन ये दी है कि इफ़ लेंथ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर्स। आप इस स्टेटमेंट को देखिए, इफ़ का यूज़ हुआ कंडीशन बनाने के लिए। उसके बाद जो लिखा है लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है 10, ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर्स, नंबर्स के यहाँ पे वेरिएबल है और इसी वेरिएबल के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 4। तो 4 वैल्यू निकालने के लिए हमने किस कीवर्ड या किस फंक्शन का यूज़ किया, ये कीवर्ड नहीं है फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी कोई वर्ड के बाद में ब्रैकेट शुरू होता है वो फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे लेंथ का एक फंक्शन है, उसके बाद इसने ब्रैकेट शुरू किया हुआ है, वहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। तो लेंथ क्या करता है कि लेंथ फाइंड करके देता है किसकी, जो भी वेरिएबल का नाम उस पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेंथ ने क्या किया, नंबर्स की लेंथ निकाली है, यानी कि नंबर्स वेरिएबल के अंदर टोटल कितने वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 10 ग्रेटर देन 4। अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो अंदर जाएगा और ये फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रेज इंडेक्स एरर। ओके, तो यहाँ प्रोग्रामर ने क्या किया कि फोर्सफुली रेज कीवर्ड को यूज करके एक्सेप्शन एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, जिसने इसका नाम लिखा हुआ है इंडेक्स एरर। आगे जो आर्गुमेंट था वो ऑप्शनल होता है, इसने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट का यूज नहीं किया, इसने सिंपली क्या लिखा है, एक्सेप्शन का नाम लिखा है जो है इंडेक्स एरर। अब यहाँ पे जब एक्सेप्शन रेज हो चुका है तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, यानी कि इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट नो एग्जीक्यूशन, ये आगे प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो चुका है।
इसके बाद की जो स्टेटमेंट होगी उसी ब्लॉक के अंदर वो कभी भी रेज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो जो इंटरप्रेटर होगा वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन इसका जो नीचे आउटपुट आया वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट्स हैं। स्टार्ट होता है यहाँ से रेज इंडेक्स एरर, कि आपका ये प्रोग्राम चलाने के बाद क्या हुआ, एक फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, जो आपको यहाँ लिखा रहा है रेज इंडेक्स एरर, और यहाँ पे एक्सेप्शन का सिर्फ नाम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट क्या हुई है, एग्जीक्यूट हुई है। इसके बाद का जो आउटपुट था वो नीचे लिखा रहा है इंडेक्स एरर, आगे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, बिकॉज हमने पहले वहाँ पे राइट नहीं की थी। ठीक है, तो ये बात होती है रेज की। तो रेज का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोग्रामर को फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो करना है तो वो रेज कीवर्ड का यूज़ करेगा। रेज कीवर्ड क्या होता है कि एक ऑप्शनल आर्गुमेंट साथ लेके चलता है। ठीक है, वो प्रोग्रामर की मर्जी है कि वो आर्गुमेंट पास करना है या नहीं करना। ठीक है, वो उस चीज़ को प्रिंट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, वो प्रोग्रामर की ही मर्जी होती है। ठीक है, ये बात होगी रेज की। आगे हम बात करते हैं असर्ट स्टेटमेंट। चलो इसका भी देख लेते हैं। असर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसका हम यूज़ करते हैं कि जो हमें कोई प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि हम एक ऐसा एक्सप्रेशन पास करेंगे। ठीक है, उसको टेस्ट करके वो क्या करेगा, उसका रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, आप इसको ये कह सकते हो कि कंडीशन की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो आप कंडीशन दी है, जिसके भी दो रिजल्ट होंगे, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखते ये है कि जो अब असर्ट स्टेटमेंट होगी वो जो एक्सेप्शन को रेज करेगी फोर्सफुली, वो ट्रू करने पे करेगी या फॉल्स होने पे करेगी। ठीक है, तो असर्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया कि हम प्रोग्राम कोड के अंदर एक एक्सप्रेशन को टेस्ट कर सकते हैं या असर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से वो टेस्ट करवा सकते हैं। इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम्स फॉल्स, अब जो कंडीशन थी अगर वो फॉल्स होती है तब क्या होगा, एक्सेप्शन रेज होगा। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है उसमें आपने जो कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तब भी एक्सेप्शन क्या होगा, रेज होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन और आफ्टर अ फंक्शन कॉल टू चेक फॉर वैलिड इनपुट, द सिंटैक्स फॉर असर्ट स्टेटमेंट। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या है, वही सेम। पहले आपको असर्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे वहाँ पहले रेस लगाया था, यहाँ असर्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी या कोई एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ के बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ पास करना ही करना है, ये चीज़ ऑप्शनल रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। On encountering an assert statement, Python evaluates the expression given immediately after the assert keyword. ठीक है, if this expression is false, an assertion error exception is raised which can be handled like any other exception. तो ठीक है, सेम वही है, जैसे assert keyword इसको मिलेगा तो जो Python का इंटरप्रेटर होगा वो इमीडिएटली क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेगा। अगर वो फॉल्स होगा, जो कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या होगा कि ये असर्शन एरर एक्सेप्शन रेज होगा, और उसको बाद में जो भी है उसको वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका प्रोग्राम देखते हैं सिंपली। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करी थी, ये चीज़ प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये किसी ब्लॉक में नहीं आ रही, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। लेकिन बाद में इसने DEF यानी कि डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है। इसका हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को बनाने के लिए। अगर आपको पाइथन में कोई भी फंक्शन बनाना होगा तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो डेफ यूज़ होता है फंक्शन बनाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ फंक्शन का नाम और यहाँ पे इसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आगे वैल्यू मिलेगी जब ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि अब ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को ले सकता है। जो वैल्यू कॉल करके पास होगी वो नंबर वेरिएबल या नंबर आर्ग्यूमेंट में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन बना दिया, यहाँ ब्लॉक शुरू किया। अब इसी ब्लॉक में क्या यूज़ किया हुआ है, असर्ट कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन लिखना था, इसने एक्सप्रेशन लिखा है नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, वो आगे देखते हैं। कॉमा लगा के यहाँ पे वो ऑप्शनल वैल्यू दे दी कि ओप्स नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद इसी की ब्लॉक में लिखा हुआ है प्रिंट नंबर मल्टीप्लाई नंबर। अगर ये ट्रू होगा तो ये वैल्यूड होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी। ओके, उसके बाद
यहाँ पे प्रिंट 2 बार यूज़ किया हुआ है और प्रिंट के अंदर क्या किया हुआ है, नेगेटिव चेक, जो कि हमारा फंक्शन नेम था, इसमें वैल्यू पास करके कॉल करके चेक किया हुआ है। अगर पहले 100 है, 100 वैल्यू नंबर में जाएगी, कंडीशन चेक होगी, फिर इसके बिहाफ पे क्या करेगा, वो रिजल्ट शो करेगा। चलिए इसकी एग्जीक्यूशन देख ही लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट तो प्रिंट हुई है, उसके बाद फंक्शन बना दिया, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे इसके बराबर। क्या लाइन लिखी हुई है, प्रिंट नेगेटिव चेक। नेगेटिव चेक क्या फंक्शन नाम है, जैसे ही इसको रीड करेगा इंटरप्रेटर सीधा यहाँ जंप करेगा। इसने देखा यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है नंबर, वो कहेगा मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है, मुझे एक वैल्यू दो, तो वापस देखेगा उसका वैल्यू क्या 100 वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पास होगी। जब ये वैल्यू पास होगी फिर इसका ब्लॉक शुरू होगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, असर्ट नंबर, नंबर की वैल्यू क्या पास की 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या होगा, आगे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। बिकॉज हमने पढ़ा कि असर्ट में जो स्टेटमेंट, जो हम एक्सप्रेशन पास करते हैं, अगर वो फॉल्स होगा तभी एक्सेप्शन रेज होगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, इट मीन्स कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज नंबर की वैल्यू क्या 100 है, तो इसका आउटपुट आएगा 10,000 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कॉल करने की। फिर से जब सेकंड बार कॉल करेंगे तो यहाँ वैल्यू पास की है -350, तो -350 वैल्यू होगी नंबर की, तो कंडीशन बनती है -350 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होने से रही, तो क्या होगा कि इसके बाद जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नीचे इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, तो ये तो फर्स्ट लाइन थी, वो तो एग्जीक्यूट होनी थी। उसके बाद जब ये कॉल किया था तब इसका आउटपुट आया था 10,000, और जब इसको कॉल किया था तब क्या है, नन। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ प्रिंट किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सेप्शन रेज हुआ था, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट आई है वो एक्सेप्शंस को लेके आई है, जो हमने असर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके किया था। तो ये पार्ट तो ट्रैकिंग का हो गया, ठीक है, जनरली पार्ट हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हुई, रेज हुई थी, बिकॉज ये कंडीशन क्या हुई थी, फॉल्स हुई थी, तो ये रेज हुई। इसके बाद क्या होगा कि बताया था कि असर्ट कीवर्ड यूज़ करने पे असर्शन एरर आता है, लेकिन इसके बाद की जो स्टेटमेंट है ये वही होती है जो हम कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन देने के बाद हम लिखते हैं, ये वही। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने देखे थे 2 स्टेटमेंट के बारे में, एक तो रेज और एक है असर्ट। तो रेज जनरली क्या होता है कि हम एक्सेप्शन का नाम लिख के आगे कुछ भी रेज करवा सकते हैं, लेकिन असर्ट के अंदर क्या होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन को टेस्ट करवा के ही एक्सेप्शन को रेज करवाना होता है, या फिर कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि अगर ये चीज़ हो तभी एक्सेप्शन रेज हो वरना ना हो। ठीक है, वहाँ पे असर्ट का यूज़ करेंगे, और जब होगा कि इसके बाद हमें एक्सेप्शन रेज करना ही करना है तो हमें रेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो हमने अभी ऊपर प्रोग्राम देखा था। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।